तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों एजुकेशन की जो हमारी क्लास चल रही है उसमें 3 चैप्टर हमारे हो गए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आप देख रहे हैं। 4th चैप्टर जो है वो है बुद्धि सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस प्रिंसिपल एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एंड तक की इसमें जो चीज़ें मिलेंगी ना, क्योंकि हर जितने भी एग्जाम्स होते हैं इनमें फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ ऐसे सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिनमें से अक्सर करके कुछ ना कुछ 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से ही बुद्धि सिद्धांत और बुद्धि परीक्षण वाला भी चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग कितनी प्रकार की बुद्धि होती है ये, और कौन कौन से टेस्ट आए हैं बुद्धि परीक्षण के, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में इसमें कहा गया है बुद्धि मानव का सबसे बड़ा अस्त्र है। ठीक है, क्योंकि जो मानसिक विकास होता है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, इसमें जो बुद्धि होती है उसी से ही वो सारे अपने काम करता है। उसका उठना बैठना सोचना, क्या काम उसे करना है, वो सारी चीज़ें वो सब के लिए एक अस्त्र की तरह काम करती है, क्या, बुद्धि। ठीक है, क्योंकि जिसकी बुद्धि मतलब कम होती है या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, तो अक्सर करके उसमें बाकी सारी जो मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, या बॉडी के और जितने भी विकास होते हैं वो सब प्रभावित देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से बालक की मानसिक योग्यता पर उसकी बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बुद्धि के स्वरूप का वर्णन विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई हैं। ये डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं बर्ट। बर्ट ने क्या कहा है, इनके अनुसार बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है। यानी कि इनके अनुसार ये कहा गया है कि जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है, और क्या होता है कि ये नवीन परिस्थितियों में जो बालक होता है वो अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहा है इसमें हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जन्मजात है। इसके बाद आते हैं गॉल्टन। गॉल्टन कहते हैं कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति, किसी भी चीज़ को अगर हमें पहचानना है, उसके बारे में सीखना है, तो उसमें बुद्धि एक पावर की तरह काम करती है। फिर आते हैं बकिंघम। इनके अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ठीक है, सबसे छोटी इनकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद है क्रूज। ये कहते हैं कि बुद्धि नई तथा भिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की क्षमता है। यानी जो बुद्धि अगर किसी के पास है, तो वो प्रतिकूल परिस्थितियां या उसके सामने कोई भी नई सिचुएशन अगर आ जाए तो वो इसकी सहायता से वो एडजस्टमेंट कर लेगा, अपना उस सिचुएशन में अपना समायोजन बना लेगा। ठीक है, फिर है टर्मन। टर्मन कहते हैं कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है। ऐसी वस्तुएं जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उनके बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो वो भी क्या है, बुद्धि है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि इन परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों तथा नई नई समस्याओं के साथ अनुकूलन या समायोजन करने की सामान्य मानसिक योग्यता है। तो एक तरीके से कहें कि बुद्धि क्या है, एक मानसिक योग्यता है, सामान्य मानसिक योग्यता है, जो नई नई जो समस्याएं होती हैं उनमें समायोजन कैसे किया जा सकता है उसमें ये हेल्प करती हैं। फिर है यहाँ पे देखिए बुद्धि की विशेषताएं, क्या क्या यहाँ पे इसकी क्वालिटीज दी गई हैं बुद्धि की। तो देखिए इंटेलिजेंस में कहा गया है कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। तो जो बालक जन्म लेता है तभी उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे जो है गुण देखने को मिलते हैं जिससे वो एक तरीके से बुद्धि उसमें जन्मजात ही दिखती है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों को किसी ना किसी तरीके से पूरा करने के लिए लोगों के संपर्क में आता है, तो वो अपने कुछ तरीके यूज़ करता है, तो उसके लिए वो अपने माइंड का भी यूज़ करता है। तो एक तरीके से कहें कि ये एक जन्मजात शक्ति है। यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। जैसे अगर जो है माता पिता में किसी भी तरीके की अगर बुद्धि, मान लीजिए शार्प माइंडेड अगर माता पिता हैं, तो उनके बच्चों में भी कुछ ना कुछ गुण देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से इंटेलिजेंस का इफेक्ट काफ़ी पड़ता है वंशानुक्रम से खास करके। ठीक है, वंशानुक्रम जो है वो इंटेलिजेंस पर इफेक्ट डालता है। इसके बाद देखिए बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। नई नई जो समस्याएं होती हैं उनमें समायोजन करके इनका सोल्यूशन निकालता है बुद्धि की सहायता से। फिर है बुद्धि सीखने की क्षमता है। ठीक है, बुद्धि के साथ हम लोग मतलब एक तरीके से देखें ये एक पावर है, एक शक्ति है जिससे हम किसी भी चीज़ को सीख या समझ सकते हैं। बुद्धि अतीत के अनुभवों के साथ लाभ उठाने की योग्यता है। हम लोग अपने माइंड का ही, इंटेलिजेंस का ही यूज़ करके हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उनसे पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें लेकर के अपने प्रेजेंट को सही कर सकते हैं। तो एक तरीके से अतीत के जो अनुभव हैं उनसे हम लाभ भी उठा सकते हैं।
बुद्धि अमूर्त चिंतन है, वही बात की गई। हम बुद्धि की ही सहायता से हम उन चीज़ों का जो है इमेजिनेशन कर सकते हैं, जो खासकर इसका यूज़ आर्टिस्ट जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो इमेजिनेशन करके हम अच्छी अच्छी पेंटिंग या उन सबका मतलब पेंटिंग वगैरह बना सकते हैं। तो अमूर्त जो चिंतन है वो यहाँ पे बुद्धि की वजह से होगा। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का एक समूह है। ठीक है, बुद्धि के द्वारा अर्जित ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। तो बुद्धि से ही जो हम लोग ने ज्ञान अर्जित किया है उसको नई सिचुएशंस, जो नई परिस्थितियां होती हैं उनमें यूज़ करना भी जो है बुद्धि ही सिखाती है। ठीक है, तो इसी के कारण ही हम कर सकते हैं। इसके बाद एक टर्म यहाँ पे दिया गया है कि लिंग भेद। लिंग भेद जो होता है इसके कारण बुद्धि में भेद अंतर नहीं दिखाई पड़ता। यानी कि हम अगर हम ये देखें कि इंटेलिजेंस का इफेक्ट इस आधार पर देखें कि लड़के और लड़कियों में अलग अलग जो है होता है, तो ऐसा नहीं होता है। बल्कि यहाँ पे अभी हम लोग आगे चल करके देखेंगे कि परीक्षण के आधार पर बुद्धि का जो इंटेलिजेंस है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कि किसकी ज़्यादा बुद्धि होगी किसकी कम होगी। इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, फिर आते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की प्रकृति व संरचना को जानने के लिए अनेक अध्ययन किए, जिनका मुख्य उद्देश्य बुद्धि के तत्वों या घटकों को ज्ञात करना था। ठीक है, तो मेनली बुद्धि की प्रकृति और संरचना को जानने के लिए जो है बहुत सारे अध्ययन किए गए, जिससे बुद्धि की जो जटिल प्रक्रिया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि बुद्धि की जो जटिल प्रक्रिया है उसे अच्छे ढंग से समझा जा सके। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी अध्ययन किए गए। अब मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के जो अनेक सिद्धांत बनाए उनमें से कुछ जो प्रमुख हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है एक खंड का सिद्धांत। ठीक है, एक कारक सिद्धांत कहें या फिर बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या एक खंड का सिद्धांत, इसे यूनिफैक्टर थ्योरी बोलते हैं। द्विखंड का सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी, त्रिखंड का सिद्धांत थ्री फैक्टर थ्योरी, बहुखंड का सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी, मात्रा का सिद्धांत क्वांटिटी थ्योरी और समूह कारक सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद इन्हीं की ही ये सारे जो सिद्धांत हैं इनको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। और ये जो सिद्धांत हैं ये ही इसी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से बना करके पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए एक खंड का सिद्धांत जिसे हम यूनिफैक्टर थ्योरी बोलते हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक बिने, टर्मैन और स्टर्न है। ठीक है, इन्होंने बुद्धि को एक खंड, एक आखंड या फिर अविभाज्य इकाई माना है। मतलब इनका ये मानना था कि बुद्धि जो है वो विभाजित नहीं हो सकती, वो एक एक जो है ग्रुप है, या यूँ कहें एक ग्रुप नहीं, मतलब वो एक ही है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक खंड के सिद्धांत में ये है जो कि बिने, टर्मैन एंड स्टर्न ने दिया। उसके बाद आता है द्विखंड का सिद्धांत। टू फैक्टर थ्योरी में क्या है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पेयरमैन है। स्पेयरमैन ने यह सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है। पहली है सामान्य बुद्धि, जिसे हम लोग जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसे जी से डिनोट किया जाता है। विशिष्ट बुद्धि को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कहते हैं, इसे एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसे जी एंड एस थ्योरी भी कहा जाता है। स्पेयरमैन ने सामान्य योग्यता को विशिष्ट योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण माना, क्योंकि सामान्य योग्यता जन्मजात होती है। नॉर्मली जो सामान्य योग्यता होती है वो सभी जन्मजात होती है, तो सभी में ही ये देखने को मिलती है। ठीक है, अब वो चाहे कम मात्रा में हो चाहे अधिक मात्रा में हो, ये सब में पाई जाती है। तभी जो स्पेयरमैन थे उन्होंने ज़्यादा महत्व सामान्य योग्यता को दिया। और जो विशिष्ट योग्यता होती है, ये जो विशिष्ट कार्य होते हैं उन्हीं से ही संबंधित होती हैं। इस वजह से इसे कहा जाता है कि ये जो बुद्धि होती है वो अर्जित की जाती है। सामान्य बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, दोनों की ये टर्म भी आते हैं। ठीक है, इसके बाद है त्रिखंड का सिद्धांत। थ्री फैक्टर थ्योरी जो है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी स्पेयरमैन ने ही किया था। इन्होंने सामूहिक खंड नाम भी दिया था। ठीक है, इसमें उन्होंने ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया जो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यता से निम्न थी। मतलब इन्होंने उन क्वालिटीज़ को इसमें डाला जो इनकी जो सामान्य योग्यता या सामान्य बुद्धि जो थी उससे अच्छी थी। ठीक है, और जो इनकी विशिष्ट योग्यता थी उससे लो थी, उससे निम्न थी। इसके बाद आते हैं समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत, जिसे कहा गया है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादन किया था वो कैली व थर्स्टन ने किया था। ठीक है, कैली और थर्स्टन इसके जो है प्रतिपादक हैं। मेनली इन दोनों में ही किसी का भी एक का जो है दे दिया जाता है। तो चूंकि डीएलएड में कैली के द्वारा जो इन्होंने जो डिवीज़न इंटेलिजेंस का किया था उसका यहाँ पे बताया गया, हालांकि स्टर्न ने भी अपनी तरीके से बताया है। ठीक है, तो कैली जो है वो अपनी पुस्तक क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन, इसमें बुद्धि को इन्होंने 9 खंडों का समूह बताया है। ठीक है, और वही जो स्टर्न है उन्होंने 7 खंडों का समूह बताया था। ठीक, थर्स्टन जो है।
ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम कैली डे-एल-एट का पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग कैली के बारे में देखेंगे। तो इन्होंने 9 खंडों का समूह बताया। इसमें इन्होंने कहा कि एक तो जो बुद्धि होती है उसको विभाजित, कि वो 9 खंडों में विभाजित रहेगी। सामाजिक योग्यता उसमें होगी, वाचिक योग्यता होगी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब इसमें जो खंड थे, इसमें सामाजिक योग्यता सोशल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, और सांख्यिक योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी, गामक योग्यता मोटर एबिलिटी, शारीरिक योग्यता फिजिकल एबिलिटी, यांत्रिक योग्यता मैकेनिकल एबिलिटी। ठीक है, संगीतात्मक योग्यता यहाँ पे म्यूजिकल जो टैलेंट होगा वो हो जाएगा। ठीक है, रुचि इंटरेस्ट हो जाएगा। स्थान संबंधी विचार योग्यता। तो ये सारे जो खंड थे वो कैली के द्वारा दिए गए थे। इसके बाद आता है मात्रा का सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी। ये किसने दिया था? मात्रा के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक का मत है कि मस्तिष्क का जो गुण है वो स्नायु तंतुओं, जिन्हें नर्वस सिस्टम कहते हैं, उनकी मात्रा पर निर्भर करता है। तो इनका ये मानना था कि मात्रा का सिद्धांत वही नर्वस सिस्टम में जो स्नायु तंतु हैं उनकी जो मात्रा है, उनकी क्वांटिटी है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, ऐसा मानना था थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने एक और भी दिया था जिसे कहा जाता है, हम यहाँ पे से 6 नंबर देंगे, बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत। ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। इनके अनुसार बुद्धि अनेक छोटी छोटी योग्यताओं का समुच्चय है। इन्होंने कहा है कि जो बुद्धि होती है वो छोटी छोटी योग्यताओं का एक ग्रुप है। ठीक है, एक समूह है। ठीक है, तो ये थे जो मतलब कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे, ठीक है, तो सिद्धांतों के बारे में हो गया। अब हम लोग प्रकार के बारे में देखेंगे, बुद्धि के जो प्रकार हैं उनके बारे में। तो इनमें भी सबसे पहले थॉर्नडाइक की ही बात देखते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कई शक्तियों का समूह बताया है जो कि निम्नलिखित हैं। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है? अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, गामक या यांत्रिक बुद्धि, मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। इस आधार पर भी, इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि अगर किसी के अंदर, मतलब किसी के जो है पास अमूर्त बुद्धि है, तो वो किस तरीके का वो चिंतन करेगा और वो बनेंगे कैसे। ऐसे बालक जो होंगे जिनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती होगी वो क्या बनेंगे। ठीक है, उसी तरीके से सामाजिक बुद्धि वाले जो है वो कैसे बनेंगे, गामक या यांत्रिक बुद्धि वाले जो है किस फील्ड में जाएंगे, क्या बनेंगे। ठीक है, तो इसी का भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है अमूर्त बुद्धि, जिसे हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन, तो ज्ञानोपार्जन के प्रति रुचि, ज्ञान पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जो अमूर्त बुद्धि है, ठीक है, वो जिनमें पाई जा रही होगी वो मेनली किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, पढ़ने लिखने संबंधी जितनी पुस्तकीय ज्ञान है उनमें ज़्यादातर जो है उसमें इंटरेस्टेड होंगे। रुचि विज्ञान की बात यहाँ पे की गई है, जैसे साहित्य वगैरह में इनका काफ़ी इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो, अगर उन सब में किसी भी तरीके की कोई समस्याएं आ रही हैं तो उनको हल करने का जो है, उनको वो ईजिली हल कर सकते हैं। किस तरीके के जो है व्यक्ति जिनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे कि कुछ यहाँ पे होंगे जिनमें मतलब कि जैसे गणित के सूत्रों को हल कर सकते हैं, जिनमें जो है अमूर्त बुद्धि पाई जाती है वो गणित के सूत्रों को हल कर लेंगे। दर्शन एवं तर्कशास्त्र के विषयों को वो समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसी तरीके से जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं उनकी जो सौंदर्य अनुभूति होती है उसको ये जो है उस पर भी ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, उन लोगों में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद आता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जिसे हम कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस। इसमें देखिए क्या है, सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है। इस प्रकार का व्यक्ति प्रसन्न, मिलनसार तथा व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होता है। मतलब हम ये ऐसे कह सकते हैं कि जिनके अंदर सामाजिक बुद्धि पाई जाती है वो क्या करते हैं, समाज में उनका उठना बैठना रहता है, समाज में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनके साथ उन्हें समायोजन बनाना होता है। ठीक है, उनके साथ घुलना मिलना, तो जो परिस्थिति है उसको अनुकूलित करने की एबिलिटी इनके अंदर पाई जाती है, जिनके अंदर सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस होता है। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, मिलनसार होते हैं। अब समाज में उठना बैठना है तो मिलना जुलना तो बनेगा ही। ठीक है, तो काफ़ी मिलनसार होते हैं और साथ ही साथ इनका इंटरेस्ट जो होता है वो व्यवसाय में बहुत ज़्यादा होता है। व्यवसायी होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं जो कूटनीति तैयार करते हैं या राजनीति में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं। तो जिनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है उनकी ये क्वालिटी है। इसके बाद आता है गामक या यांत्रिक बुद्धि। तो गामक या यांत्रिक बुद्धि जिसे हम मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, इनके बारे में कहा गया है, इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति अपने को यांत्रिक या बौद्धिक पदार्थों से संबंधित परिस्थितियों में सुव्यवस्थित कर लेते हैं।
मतलब कह सकते हैं कि जिनके अंदर गामक या यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। इस तरीके के जो लोग होते हैं उनमें अगर हम उनको खिलौने दे दें, जैसे बच्चे हैं उनको हम टूटे फूटे खिलौने दे दें, तो उनका इंटरेस्ट हम देखेंगे कि वो खिलौनों को जोड़ करके उसमें कुछ ना कुछ उसमें बनाने की या उसको वापस से उसका रूप देने की काम करेंगे। कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर इस तरीके की बुद्धि पाई जाती है, वो घड़ी वगैरह दे दी जाए या उनको साइकिल दे दी जाए, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है किमियागिरी करके मतलब उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं, जो भौतिक पदार्थ जो होते हैं या यंत्र वगैरह जो होते हैं, उनमें काफ़ी रुचि लेते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे लोग किस फील्ड में जाएंगे? इस प्रकार की बुद्धि वाले बालक आगे चलकर कुशल कारीगर बनेंगे या फिर मिस्त्री बनेंगे। अब मिस्त्री यहाँ पे मोटरसाइकिल है या और भी जितनी भी जो यांत्रिक चीज़ें हैं उनको सही करने वाले इंजीनियर बनते हैं। ऐसे बालक जो होते हैं वो खेल कूद तथा अन्य जितने भी शारीरिक कार्य होते हैं उनमें भी काफ़ी कुशल होते हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है वो है बुद्धि लब्धि, जिसे कहते हैं हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है। बुद्धि लब्धि की अर्थ एवं परिभाषा देखें। इसमें है बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। मतलब यहाँ पे ये बताती है बुद्धि लब्धि कि अगर कोई बालक है उसकी जो सामान्य योग्यता, मानसिक योग्यता है, वो कितनी ज़्यादा है या कितनी तेज़ी से उसकी बढ़ रही है या कितनी कम है, ये बताती है। मेनली इसकी गति बताने, इसकी विकास की गति को बताती है। तो इसमें जो डेफिनेशन है वो कोल एवं ब्रूस की है। इनके शब्दों में ये क्या कहते हैं कि बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। मेनली बुद्धि लब्धि क्या बताएगी कि बालक की जो मानसिक योग्यता है उसमें विकास किस स्पीड से हो रहा है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि IQ का आविष्कार मनोवैज्ञानिक टर्मन ने किया, ठीक है। यहाँ पे कई सारे साइंटिस्ट ने, जो इसमें पूरा फॉर्मूला जो तैयार हुआ है इसमें कई सारे साइंटिस्टों का योगदान है, ठीक है। तो उन्हें देख लेते हैं एक बार। तो अब यहाँ पे देखिए, जो ये IQ का जो फॉर्मूला है वो होती है बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु क्रॉनिकल एज इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है उससे हम बुद्धि लब्धि यानी IQ को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमको मिलता है उसमें मानसिक आयु बालक की दी गई है और इसकी वास्तविक आयु दी गई है, तो हम मल्टीप्लाई 100 करके हम IQ को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये दिया किसने किसने है। जैसे मेंटल एज जो है ये अल्फ्रेड बिने जो थे, बिने, इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। IQ का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था विलियम स्टर्न ने, ठीक है। जो स्टर्न जो थे उन्होंने जो IQ है इसका कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसका जो पूरा रिवाइज्ड फार्मूला जो पूरा तैयार किया गया वो टर्मन ने किया, ठीक है। तो मेनली जो पूरे फार्मूले की अगर बात करें IQ के, तो वो टर्मन को इसका श्रेय जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण है इसमें क्या क्या इनका जो है योगदान है, इसमें भी टर्मन जो है उन्हीं का ही यहाँ पे बात की जाएगी। मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया। तो यहाँ पे देखिए IQ दिए गए हैं और बुद्धि के वर्ग इंटेलिजेंस ग्रुप दिए गए हैं। तो सबसे पहले 140 से अधिक जिनकी IQ होगी, ऐसे जो बालक होंगे वो अति उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली जीनियस कहलाएंगे। 120 से 139 के बीच में जिनकी IQ होगी वो उत्कृष्ट वेरी सुपीरियर कहलाएंगे। 110 से 119 तक के जिनकी होगी, ऐसे जो बालक होंगे वो श्रेष्ठ यानी सुपीरियर कहलाएंगे। 90 टू 109 तक जिनकी होगी वो सामान्य या जनरल और एवरेज कहलाएंगे। 80 से 90 तक की IQ वाले मंदबुद्धि डलनेस कहलाएंगे। 70 से 79 तक के छीड़ बुद्धि फीबल माइंडेडनेस कहलाएंगे, ठीक है। 50 से 69 तक के मूर्ख मोरान कहलाएंगे। 25 से 49 तक के मूढ़ कहलाएंगे और 0 से 24 तक के जड़ यानी इडियट कहलाएंगे, मतलब जड़ बुद्धि वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि अगर 110 से 119 तक की अगर किसी की IQ दी गई है तो ऐसे बालकों को हम किस श्रेणी में रखेंगे, तो ऐसे बालक श्रेष्ठ कहलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आता है बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि परीक्षण शिक्षा की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देती है, ठीक है। सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया। ये क्वेश्चन बन करके आता है कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो पहला जो बिने साइमन का आया था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग परीक्षण पढ़ने से पहले बुद्धि परीक्षण का जो इतिहास है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में मेनली इसको रखा है, लेकिन हम लोग थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि आधुनिक काल में बुद्धि परीक्षण का वैज्ञानिक अध्ययन यूरोप में हुआ था। तो यूरोप जो है वहीं से ही बुद्धि परीक्षण का जो वैज्ञानिक अध्ययन उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर है मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है उसकी स्थापनकर्ता वुंट हैं। ठीक है, तो ये जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है ये वुंट ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने 1879 में, ठीक है, इन्होंने इस प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। और इस मेनली अगर देखें कि इस प्रयोगशाला में इनका जो मकसद था वो ये था कि इस प्रयोगशाला में बुद्धि की जो परीक्षा थी वो वैज्ञानिक आधार पर मेनली की जाती थी। ठीक है, वही मापन यंत्र वगैरह जो है इनका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद है बुद्धि परीक्षण में विभिन्न वैज्ञानिकों का योगदान। जब बुद्धि परीक्षण और हुए तो वुंट के अलावा भी कई सारे जो है वैज्ञानिक आए, मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने भी योगदान दिया, जिनमें अल्फ्रेड बिने जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, थॉर्नडाइक और टर्मैन जो थे ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन सब के हम लोग अभी बुद्धि परीक्षण के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद है अन्य मनोवैज्ञानिकों का बुद्धि परीक्षण में योगदान। अच्छा, यहाँ पे जो अन्य मनोवैज्ञानिक, इनको अलग से हमने क्यों रखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वैज्ञानिक है वह है गॉल्टन, कैटल और पियर्सन। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने जब बुद्धि का परीक्षण दिया तो ये मतलब सामान्य परीक्षण था इन लोगों का। ठीक है, तो जो मतलब कि साधारण जो मानसिक क्रियाएं थी उनको मापने के लिए था, इस वजह से इसको बुद्धि परीक्षण नहीं कहा गया, लेकिन इन लोगों ने दिया था इस वजह से इनका नाम यहाँ पे रखना ज़रूरी था। ठीक है, तो वही साधारण मानसिक क्रियाओं को मापने के लिए था, इसलिए बुद्धि परीक्षण को नहीं कहा गया। उसके बाद आते हैं बिने साइमन, इनकी बुद्धि परीक्षण के लिए तैयार की गई प्रश्नावली। तो बिने और साइमन ने मिल करके बुद्धि परीक्षण के लिए एक प्रश्नावली को तैयार किया। ठीक है, जिसको क्या कहा गया, बिने साइमन बुद्धि मापक, जो कि 1905 में तैयार की गई थी। ठीक है, ये ऐसे पूछी भी जाती है, बिने साइमन जो बुद्धि मापक है वो किस पर आधारित है, या इनका जो परीक्षण था उसे क्या कहा गया। इसके बाद टर्मैन द्वारा बिने साइमन स्केल का संशोधन किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो बिने साइमन के परीक्षण की जो स्केल थी, ठीक है, इसको मतलब अलग अलग जो देश थे, विभिन्न देश जो थे वहाँ पे इनको मान्यता दी गई। ठीक है, लेकिन 1908 ईस्वी के बाद, जब 1908 के बाद अमेरिका और यूरोप में बिने साइमन स्केल जो थी इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया। जब इसने सुधार किया तो अमेरिका के जो टर्मैन थे इन्होंने 1913 और 16, यहाँ पे जो दिया गया है 1913 और 16 के बीच में बिने साइमन स्केल का जब इन्होंने संशोधन किया टर्मन ने, तब इन्होंने कहा कि इसे अब जो इसको जो टर्म दिया गया संशोधन के बाद उसे स्टैनफोर्ड बिने स्केल कहा गया। ठीक है, टर्मन ने जो किया उसको इन्होंने फिर जो नाम दिया वो स्टैनफोर्ड बिने स्केल कहा। इसके बाद फिर जब इनका जो संशोधन, क्योंकि धीरे धीरे ये संशोधन होता चला गया ना आगे तक के, फिर उसके बाद सन 1937 में तो यहाँ पे जो टर्मैन थे उन्होंने मेरिल की सहायता से इसमें फिर से सुधार किया। टर्मैन फिर आए, इन्होंने मेरिल की हेल्प ली, उसकी सहायता से फिर से ये जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो इन्होंने तैयार की थी इसमें फिर से इन्होंने संशोधन किया। फिर जब संशोधन किया उसके बाद इस स्केल का नाम रखा टर्मैन मेरिल स्केल, क्योंकि इसमें सपोर्ट जो लिया था मेरिल का भी लिया था। ठीक है, अब चूंकि हम लोग भारत की बात करेंगे तो अब मतलब कि ऐसे जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, इन सब में बालकों के बुद्धि मापन के लिए इसी तरीके से ये जो परीक्षण किए गए इन सब का प्रयोग किया जाने लगा। फिर उसके बाद अब चूंकि भारत की बात करें तो भारत में जो मनोविज्ञान शाला है वो कहाँ है, इलाहाबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि भारत की जो मनोविज्ञान शाला है वो कहाँ है, इलाहाबाद में। ठीक है, इसमें भी बिने साइमन की जो परीक्षण स्केल थी उसमें संशोधन किया गया। तो उसमें संशोधन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो यहाँ भारत के जो थे वो कौन कौन थे, डॉक्टर सोहनलाल, डॉक्टर जलोटा, डॉक्टर भाटिया तथा पंडित लज्जा शंकर। ठीक है, ये जो कुछ जो है मनोवैज्ञानिक थे भारत के, इन्होंने अलग अलग तरीके के बुद्धि परीक्षण जो थे वो उन्होंने तैयार किए, बिने साइमन के जो परीक्षण थे उन्हीं में ही संशोधन करके। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, इतिहास हो गया। अब हम लोग जो बुद्धि परीक्षण है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, तो उनके प्रकार देख लेते हैं। बुद्धि परीक्षणों को प्रशासन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया, जो कि इस प्रकार हैं। एक है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वो था कि जिसमें एक एक पर्सन की जो है टेस्ट किया गया था। सामूहिक में समूह में जो है उन लोगों का टेस्ट किया गया। फिर यहाँ देखिए, कुछ बुद्धि परीक्षण में भाषा के द्वारा समस्याएं प्रस्तुत की जाती थी, जबकि कुछ अन्य परीक्षणों में चित्रों या स्थूल सामग्री की सहायता से समस्याएं प्रस्तुत की जाती थी। अतः बुद्धि परीक्षण को प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया। ठीक है,
एक था शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा था अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वो था जिसमें भाषा संबंधी समस्याओं को हल किया जाता था। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वो था कि जिनको भाषा संबंधी मतलब भाषा के उसमें जो प्रॉब्लम होती थी, तो इस वजह से उनको चित्र के द्वारा उनको समझाया जाता था, उनका टेस्ट किया जाता था कि चित्र को देख करके उनकी जो IQ है या उनकी जो बुद्धि है वो कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों जो वर्ग थे, शाब्दिक और अशाब्दिक, इन दोनों को मिला करके इनके मिश्रण से बुद्धि परीक्षणों को निम्नलिखित 4 वर्गों में रखा गया, जिनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, फिर है सामूहिक शाब्दिक। व्यक्तिक व्यक्तिक बोला गया नहीं, एक एक व्यक्ति की बात की जा रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे मेनली व्यक्तित्व पर्सनैलिटी से संबंधित होगा। फिर है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो शाब्दिक और अशाब्दिक की बात भी यहाँ पे की गई है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इनकी डिटेल में। व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? इस परीक्षण में बुद्धि परीक्षा के लिए एक समय में एक ही व्यक्ति को लिया जाता है। व्यक्तिक है इसलिए एक समय में एक ही व्यक्ति को लिया जाएगा। उसमें व्यक्ति को वह भाषा जानना आवश्यक है जो परीक्षण में प्रयोग की जाएगी, क्योंकि शाब्दिक है इस वजह से भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, अब इसी में ही बिने साइमन का जो स्केल है वो व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत ही आता है। बिने साइमन स्केल में मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण बिने साइमन स्केल के में किया गया था। ठीक है, इसमें मेनली यही किया गया था कि मानसिक आयु को ज्ञात करना था, तो इसमें कुछ प्रश्न तैयार कर लिए गए थे। ठीक है, और उन प्रश्नों के आधार पर ये जो प्रश्न तैयार किए गए थे उनको जो है बालकों से पूछा गया उन निर्धारित प्रश्नों को। तो जिन लोगों ने सही सही उत्तर दे दिया उन उत्तरों के आधार पर उनकी वही मानसिक आयु मान ली गई। ठीक है, तो ऐसे जो है इनका एक्सपेरिमेंट किया गया था। मतलब इसमें उदाहरण के बेस पे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बालक हैं। ठीक है, जैसे 5 वर्ष का अगर कोई बालक है, उससे 4 वर्ष के लिए निर्धारित मतलब उससे छोटे जो 4 वर्ष हैं उतने बच्चे जो होते हैं 4 वर्ष वाले, ठीक है, उनके निर्धारित जो प्रश्न हैं उनको पूछा गया। अगर उसने सही उत्तर दे दिया तो उसकी मानसिक आयु मान ली गई कि वो 4 वर्ष का है। फिर यदि वह 7 वर्ष के जो बच्चे से हम प्रश्न पूछते हैं, अगर उससे रिलेटेड अगर उनसे प्रश्न पूछा गया, उसने सही सही उत्तर दे दिया, तो ये मान लिया जाता है कि उसकी मानसिक आयु 7 वर्ष है। तो इस तरीके से टेस्ट किया गया बिने साइमन स्केल का। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ कही गई, वास्तविक आयु की तुलना में मानसिक आयु जितनी अधिक होगी बालक की बुद्धि उतनी ही अधिक मानी जाएगी। ऐसा बिने साइमन जो स्केल थी उससे मतलब कि यहाँ पे निर्धारित हुआ। ठीक है, इस प्रकार बुद्धि की माप को बुद्धि लब्धि यानी IQ के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या था कि इनका कुछ दोष भी था। तो अब यहाँ पे पहले जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में देख लेते हैं। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, 1911 के स्केल में कुल प्रश्नों की जो संख्या 1911 में जो स्केल तैयार की गई थी उसमें प्रश्नों की संख्या 54 रखी गई थी, जिनमें प्रत्येक आयु के जो बच्चे थे उनके लिए 5-5 प्रश्न निर्धारित किए गए थे बालक बालिकाओं के लिए, कि 5-5 प्रश्न हर किसी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो बता लेगा उसी के आधार पर उनकी जो है IQ मतलब डिसाइड कर ली जाएगी। लेकिन एक टर्म ऐसा था जिसमें 11 और 13 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए प्रश्नों को नहीं रखा गया था। ठीक है, तो अब चूंकि बिने साइमन की जो स्केल थी वो जो इन्होंने जो तैयार किया था वो सिर्फ प्रश्नों की पूछने की उस पर किया गया था, लेकिन यहाँ पे यही एक दोष बन गया। तो क्या कहा गया, यदि किसी आयु का बालक है वो अपनी आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो उसकी मानसिक आयु जीवन आयु से कम मानी जाती है। ये इनका क्या कह दिया गया जो है मतलब कि मतलब ये दोष बन गया। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर कोई जो है शाब्दिक जो उत्तर है वो दे पाए। हो सकता है कि उसकी जो मतलब उसकी जो IQ है या उसकी जो बुद्धि है वो क्रिएटिवनेस में हो। ठीक है, मतलब वो पढ़ने लिखने में ना हो लेकिन मैकेनिक या और जो है क्रिएटिविटी जो होती है उसमें इसका ज़्यादा दिमाग लगता हो। ठीक है, तो इस आधार पर तो तभी ये इनकी जो एक्सपेरिमेंट था इनकी स्केल वहाँ पे दोष इनके में यही पाया गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यह बुद्धि परीक्षण उनके लिए होते हैं जिन्हें भाषा संबंधी ज्ञान नहीं होता, वही जो ऊपर जो जिनके लिए दोष बन गए थे बिने साइमन स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाषा के स्थान पर चित्रों वस्तुओं तथा आकृतियों आदि का प्रयोग किया जाता था। इसे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी
कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि जो व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ये भाषा संबंधी नहीं था। वो लोग जो भाषा को नहीं समझ सकते थे उनके लिए उनको चित्र, वस्तुएं, आकृतियां ये सब दिखा करके उनसे क्वेश्चंस किए गए। ठीक है, इस वजह से इसे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहा गया। अब इसमें कुछ यहाँ पे टेस्ट आए, जैसे इसमें सबसे पहला है चित्रांकन परीक्षण, जिसे पिक्चर ड्राइंग टेस्ट कहते हैं। ये परीक्षण 4 से 10 साल तक की जो आयु के बालक थे उनके लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसमें बालक को एक कागज़ और पेंसिल दी जाती है और उससे कहा जाता है कि गाय का चित्र खींचो या फिर किसी भी एनिमल का चित्र खींचो। ठीक है, तो ये चित्रांकन परीक्षण था। और अक्सर करके जो बालक होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसके बाद है चित्रपूर्ति परीक्षण, पिक्चर कंप्लीटिंग टेस्ट। इसमें क्या किया गया, इसमें बालक के सामने एक चित्र को वर्गाकार टुकड़ों में काट कर उसे दिया गया और कहा गया एकत्र करके इसे पूरा करो। मतलब पजल है कि उसको दिया गया, पजल दे दिया गया और उससे कहा कि आप इस पजल को पूरा करो। ठीक है, तो ये एक तरीके से पजल टेस्ट भी हो गया। फिर है भूल भुलैया परीक्षण। भूल भुलैया परीक्षण क्या था, जिसे हम मेज टेस्ट कहते हैं। इसमें बालक को ऐसा रेखा चित्र दिया गया जिसमें अनेक रास्ते बने होते हैं। जो बालक मतलब यहाँ पे अनेक रास्ते बने रहते हैं। जो बालक एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना रुकावट के पहुंच जाता है उसे बुद्धिमान समझा जाता है। ठीक है, ये अक्सर आपको कई सारी कॉमिक्स की जो बुक्स होती हैं या नॉर्मली जो बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, तो कई सारे रास्ते बना दिए जाते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि जो अगर रैट है या बिल्ली है तो वो चूहे तक के कैसे पहुंचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो वही बात बताई गई है कि अगर वो रास्ता कवर करके जो जितने जल्दी पहुंचेगा उसके आधार पर उसकी बुद्धि को मतलब उतना ही समझा जाएगा। ठीक है, फिर आता है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण में शब्दों और संख्याओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन परीक्षणों में बालकों की शाब्दिक योग्यता का मापन होता है। तो अब चूंकि यहाँ पे सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात की गई है तो यहाँ पे किसका मेनली किस पर ध्यान दिया जाएगा, शब्दों और संख्याओं पर। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि पूछा गया बच्चों से कि रात का उल्टा क्या है। ठीक है, विलोम पूछा गया। तो जो अगर उनको पता होगा तो वो ये सारे जो ऑप्शंस हैं, प्रजा, राजा, शाम, रात, दिन, इनमें से वो बता सकते हैं। जिनकी बुद्धि अच्छी होगी तो वो करेक्ट बताएंगे कि रात होता है, सॉरी दिन होता है। ठीक है, रात का उल्टा पूछा गया ना तो वो क्या होता है, दिन होता है। इसके बाद है यहाँ पे एक मैथ संख्याओं के बेस पे कि 1, 8, 12, 16, 20। तो इसमें कहा गया इन संख्याओं के क्रम के अनुसार आगे की जो संख्या है उसको आपको लिखना है। तो जो है अगर उनको गिनतियों में जो है वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो इसमें देख लेंगे कितना कितना गैप है, उस आधार पर वो आगे का लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी में ही ये जो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है इसमें कितने तरीके के इनके टेस्ट आते हैं। तो इनमें सबसे पहला है आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट क्या है, यह परीक्षण अंग्रेजी भाषा जानने वाले जो लोग थे उनके लिए किया गया था। इस परीक्षण का निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक के चला था के समय में सैनिकों एवं कर्मचारियों का चुनाव करने के लिए किया गया था, आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक है, इसके बाद है सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। ये द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका में सेना के विभिन्न विभागों में सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए इस परीक्षण को तैयार किया गया था। अमेरिका में इसको भी स्टार्ट किया गया था। इसमें 3 प्रकार की समस्याओं से संबंधित बातों का समाधान करना पड़ता था। एक तो पहला तो ये था कि शब्दावली की जो उनके जो शब्द भंडार है वो कैसा है, गणित में वो कैसे हैं, और वस्तु गणना कि अगर जो है उनको जैसे दुश्मन वगैरह हैं उनकी संख्याओं का अगर बताना है तो उनकी वस्तु गणना कैसी है। तो ये 3 समस्याएं थी जिनका समाधान करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता तथा इसमें किसी जानवर का चित्र बनवाया जाता है या किसी दिए हुए चित्र में गलती बताई जाती है। अब सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जैसे एक आपको चित्र दे दिया गया। ठीक है, अक्सर ये काफ़ी इन दिनों काफ़ी गेम्स भी ऐसे होने लगे हैं कि जिसमें ये कहा जाता है, एक पूरा पिक्चर दे दी जाती है, उसमें ये कहा जाता है अच्छा क्या मिसिंग है, मिसिंग पूछा जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से गलती बताई जाती है। इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण के निर्माण में टर्मैन, थॉमसन, बेलार्ड, कैटल आदि मनोवैज्ञानिकों ने पर्याप्त योगदान दिया था। ठीक है, ये जो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। अब इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट का निर्माण भी अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय में किया गया था। सेना में विभिन्न पदों और विभागों में कार्य करने वाले व्यक्तियों का चयन ऐसे लोगों में से करना था जो कि अशिक्षित थे या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान
नहीं रखते थे। ठीक है, तो आर्मी वीटा टेस्ट जो है ये उन लोगों के लिए किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में, जो सैनिकों को इकट्ठा किया गया था। ठीक है, तो उनके लिए कि वो जो है मतलब जो भी उनको सूचनाएं दी जाएंगी वो कैसे उनको समझ पाएंगी, तो इस तरीके से उनका चयन करने के लिए कि वो उन लोगों को जो है ढूंढने के लिए सैनिकों की भीड़ में कि कौन अशिक्षित हैं और कौन अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं सैनिक। ठीक है, तो उनके लिए ये टेस्ट किया गया था। अच्छा, नोट में यहाँ पे एक बात की गई है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में कैटल का संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण और पीजन का जो अशाब्दिक परीक्षण था ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है इसका, जिनमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं और इन आकृतियों में असमानताएं मतलब दिखानी पड़ती हैं। तो मेनली जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो थे, ठीक है, ये उनसे रिलेटेड थे जो लैंग्वेज से मतलब क्लोज नहीं थे। ठीक है, भाषा में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उनके लिए किसी भी तरीके की कोई आर्ट या कोई चित्र इन सब में मतलब कि उनमें असमानताएं दिखाने को के लिए जो है ये सब किया जाता था कि क्या इसमें गड़बड़ी है, क्या कमी है, ये सब के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो बुद्धि परीक्षण था उसमें जितने भी इनकी जो टाइप्स थे, वैरायटीज़ थी, ये यहाँ पे पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा वो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, और कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।